हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो अब तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस पे आपको दे दिए गए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, टेलीग्राम में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। दो तीन चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ हम लोग बीच में थोड़ा थोड़ा ग्रुप थ्योरी लेके चलेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे काम आएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी और ग्रुप थ्योरी ये इस मंथ के एंड तक पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें तीनों पार्ट आता है केमिस्ट्री का: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आ जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल आ जाता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, उनका स्ट्रक्चर देखना आ जाता है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में रमन आ जाता है, एनएमआर आ जाता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइनली पढ़ेंगे। अब जब तीनों टॉपिक में क्वेश्चन आ रहा है तो अगर दो तीन क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेजर वेटेज ले आते हैं, ठीक है। और आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, एमएससी का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब सीएसआई और नेट का जो दिसंबर का एग्ज़ाम था उसमें ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस के आ गए, मार्क्स के क्वेश्चन आ गए थे। तो मतलब समझ सकते हो कितना वेटेज है। इवन जब हम लोग पीवाईक्यूज़ उठाएं सीजी सेट के तो 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्स तो पूछे ही हैं आपके। तो वहाँ पे भी 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैं बता दूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग सबसे पहले हम लोग रोटेशनल पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल पढ़ेंगे मॉलिक्यूल का, फिर रमन पढ़ेंगे, एनएमआर पढ़ेंगे, ईएसआर पढ़ेंगे, मॉसबेयर, और फिर विजिबल और यूवी विजिबल में हम लोग देखेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में, ठीक है। अब जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग बेसिकली यही याद कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। जो भी हम लोग वीएससीपीआर में पढ़ रहे थे, वीबीटी में पढ़ रहे थे, एमओटी में पढ़ रहे थे, जो बहुत सारे शेप और हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख रहे थे, तो वो सब का प्रूफ कहाँ है, वो सब खाली थ्योरी तो नहीं है ना। वो सब चीज़ें जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस थ्योरीज को मतलब प्रूफ करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहाँ से हम लोग को पता चलता है कि मॉलिक्यूल का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़, हम क्वांटम पढ़ते हैं, क्वांटम में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखते हैं, वहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक लिंक प्रोवाइड करता है, जो हमारी जो क्वांटम की थ्योरीज हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअल में उनके बीच में स्पेक्ट्रोस्कोपी एक लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट डील्स विद द एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये तो हम लोगों ने लिख लिया कि इट इज़ एन टेक्निक यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इट डील्स विद द एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है कि जो भी हम लोग यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हुआ है ईएमआर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। हम लोग ये मान रहे हैं कि जो भी लाइट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी रेज हम लोग जो आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, वेव के फॉर्म में है। और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या, मतलब उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएम वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अब ईएम वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पढ़ने से क्या होता है, तीन चीज़ें हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है, एमिशन या फिर स्कैटरिंग, ठीक है। कैसे होगा हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट, तो वो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में बोलते हैं। अब देखते हैं कि ईएमआर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। होता ये है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली एक जगह पे एक्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा, एक वेव जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो प्रोपागेट करेगा। तो ये जो वेव है इसी को हम लोग बोलेंगे ईएम वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अब इन वेव की क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डुअल नेचर शो करता है, तभी तो ये वेव और पार्टिकल दोनों के फॉर्म में, मतलब फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी कैरी करता है। ठीक है, जो इसकी स्पीड होती है c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, मतलब हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी रेज जो भी पड़ रही हैं वो सारी एक टाइप ऑफ EM वेव्स ही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, ऑफ EM वेव्स। समझ में आया, जो भी वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। डुअल नेचर है, स्पीड जो है c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब क्योंकि ये डुअल नेचर शो कर रही है, इसलिए इनमें जो एनर्जीज है वो क्या है, फोटॉन्स के फॉर्म में है। तो इनमें E का फॉर्मूला क्या आएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू hc/λ इज इक्वल टू hc न्यू बार। यही आइंस्टाइन से जो डिराइव हुआ था वही सारे इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जो एनर्जी है वो जनरली किस यूनिट में रहती है, जूल। ठीक है, अगर डिफरेंट एनर्जी की यूनिट्स हैं तो हम लोगों को पता है 4.1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, ये हम लोग को पता है, कैलोरी के टर्म में हो गया। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में देखें, 1 eV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1/h हर्ट्ज़ के बराबर होता है। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1/hc सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है, जहाँ पर क्या है आपका h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ये बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जीज के क्या बोलते के फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में। तो ये एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स हो गए। ठीक है, याद करने के लिए एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, इज इक्वल टू एच न्यू विच इज़ इक्वल टू hc/λ विच इज़ इक्वल टू hc न्यू बार हो गया। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग वेव के बारे में पता ही होगा कि न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर होता है, लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ होता है, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अगर नहीं पता हो तो आगे हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब इनके डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, तो इनके एनर्जी लेवल के हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग इनको अलग अलग पार्ट में बाइफरगेट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्पेक्ट्रम में, अलग अलग रीजन में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब याद कैसे की थी मैं, RMI लक्स G ऐसे याद किया था मैंने। ठीक है, बेसिक सा जो भी मुझे समझ में आया। अब R का मतलब रेडियो वेव्स। ठीक है, M का मतलब क्या है, माइक्रोवेव्स। I का मतलब क्या है, इंफ्रारेड। ठीक है, L का मतलब लाइट है, पर ये एक्चुअली किसके लिए रहता है, विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, U मतलब UV रेस, X मतलब एक्स रे, G का मतलब होता है गामा रे। ठीक है, जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे, एक स्पेक्ट्रम होगा रेडियो वेव का, एक स्पेक्ट्रम होगा माइक्रोवेव का, एक स्पेक्ट्रम होगा इंफ्रारेड का, फिर एक स्पेक्ट्रम होगा विजिबल का, फिर एक UV, फिर एक्स रे, फिर गामा रे। ठीक है, अब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होता है, एनर्जी आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, इन सब की एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये तो याद रहेगा, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है मतलब कि इज इक्वल टू एच न्यू था, मतलब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी। ये किसके बराबर था, hc न्यू बार के, मतलब वेव नंबर भी इंक्रीज करेगा। किसके बराबर था, hc/λ के।
मतलब वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव्स का। और शॉर्ट किसका होता है? गामा रेज का। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से रीजन में लाई करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट है कि कौन से रीजन में कौन सा वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी लाई करता है, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे? याद कर लीजिए NMR, ठीक है। फिर क्या है? रोटेशनल। फिर क्या है? वाइब्रेशनल। फिर क्या है? रमन, ठीक है। फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर क्या है? गामा रे, ठीक है। तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है और गामा रे में क्या है? मॉसपेयर, ठीक है। आपका क्या क्या बचा? अब आपका ESR बचा, ठीक है। ESR कहाँ पे आता है? रोटेशनल के साथ। ESR NMR के साथ आता है NQR, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इधर लिख लेते हैं। अगर ये याद है तो ये अपने आप याद, मतलब ये याद है तो ये तो अपने आप याद ही है, ठीक है। पहले क्या? NMR NQR, फिर रोटेशनल ESR, वाइब्रेशनल, रमन, UV, एक्सरे, मॉसपेयर। बेसिकली ब्रॉडली हम लोग इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। U का UV है, X का एक्सरे है, गामा में मॉसपेयर है, ठीक है। इसमें रमन के साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी है, ठीक है। जब रोटेशनल वाइब्रेशनल दोनों का मिला के जब चलता है ना तो रमन आता है, ठीक है। बेसिकली ये याद हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। देखो होता क्या है कि अब ये जो लाइट्स हैं ये कहीं ना कहीं से हम लोग रेडिएशन पास करा रहे हैं, तो रेडिएशन आ रही है। अब आके जो भी हम लोग के मॉलिक्यूल से जो भी मैटर है उससे टकरा रहा है, ठीक है। जब ये टकराएगा तो दो तीन चीज़ें होंगी। मान के चलिए कि ये आपका EM वेव है, ठीक है। आके टकराया किससे? इसका इंटेंसिटी है आपका I0, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है μ0। आके टकराया मॉलिक्यूल्स से। अब क्या होगा? तीन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या तो इनका एब्जॉर्प्शन होगा, या तो इनका एमिशन होगा, या तो फिर इनकी स्कैटरिंग होगी, ठीक है। अब जब स्कैटरिंग की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की स्पेक्ट्रिंग आती है, रेले स्कैटरिंग, ठीक है, और एक आती है आपकी रमन स्कैटरिंग, ठीक है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? अब देखिए एक और चीज़ जो हम लोग MSc में पढ़े हैं वो है बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो अब बताते हैं होता क्या एक्चुअली में। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग पहले क्या क्या देखे थे? डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, शेल है, सब शेल है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो एनर्जी जो उनके अंदर आ रही है, ठीक है। पहली चीज़ तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ये इसका डुअल नेचर है, ठीक है, वेव के फॉर्म में है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो एनर्जी लेवल्स हैं वो है क्वांटाइज्ड है, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को पता है क्वांटाइज्ड है मतलब कि अब हम लोग देखेंगे कि किस एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस पर टकरा रहा है, ठीक है। अगर वो सुइटेबल होगा तो वो वाला ट्रांजिशन होगा, ठीक है। बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन में उन्होंने क्या बोला था कि जो ई टोटल है वो चार तरह की एनर्जी में डिपेंड करता है: रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल और क्या था आपका? इलेक्ट्रॉनिक,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक को पहले लिख लेते हैं ताकि याद रहे। इनमें क्या होता है, जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं ना, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल की बात कर रहे हैं, तो जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ कर रही हैं। तो ई ट्रांजिशनल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाता है, ई टोटल इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल्स देखते हैं। ठीक है, जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है, मान के चलो ये हम लोगों ने ड्रॉ किया वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, फिर ये मान के चलो एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल आ गया, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर आपके रोटेशनल आते हैं, उसके बाद फिर वाइब्रेशनल आते हैं। ठीक है, मतलब कि जब भी कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकते हैं। अब अगर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रोटेशनल या वाइब्रेशनल नहीं हो सकते। अब देखिए ये क्या है, मान के चलो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये है आपका J इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। वैसे यहाँ पर भी J इज इक्वल टू 0 1 2 3, मान के चलिए यहाँ पे एक और है 4। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होगा, नीचे वैसे ही हम लोग देख लेंगे, और J इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ये जो वेरियस लेवल्स है ये किस में, अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर है। ठीक है, वाइब्रेशनल में क्या है, V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 2। अब ये जो बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ये देखा गया कि जब हम लोग इनको और छोटा करते गए तब पता चला कि ऐसे ही और यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स हैं, वाइब्रेशनल ही मैं बना रही हूँ, जैसे इनके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये जो दो डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू 1, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। मतलब हम लोग क्या समझ में आया कि सबसे बड़ा जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी गैप है इलेक्ट्रॉनिक का है, उससे छोटा एनर्जी गैप वाइब्रेशनल का है, फिर उससे छोटा एनर्जी गैप रोटेशनल का है। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग उसको मॉलिक्यूल का जो भी ट्रांजिशन है, जो भी क्वांटाइज एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत कम है, तो क्या होगा, सिर्फ रोटेशनल जंप होगा। ठीक है, रोटेशनल लेवल्स में। जब ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशनल में जंप होगा। अब अगर वाइब्रेशनल में जंप हो रहा है तो मतलब वो रोटेशनल में भी जंप हो जा रहा है, और वैसे ही अगर और ज़्यादा एनर्जी लेवल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक जंप होगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक है, ये मान के चलो एक ही J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 तक है, तो क्या है, रोटेशनल एनर्जी जंप। V इज इक्वल टू 1 से V इज इक्वल टू 2 तक है, तो वाइब्रेशनल लेवल में जंप कर रहा है। और V इज इक्वल टू 1 से ये वाले V इज इक्वल टू 1 तक, मतलब n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 तक जंप कर रहा है, तो क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग स्कैटरिंग पढ़ेंगे। स्कैटरिंग आपका रमन पार्ट में आएगा। एब्जॉर्प्शन और एमिशन में आपका क्या होता है कि ये जो सारे वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल्स हैं, मतलब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उनमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में या तो इनको एनर्जी प्रोवाइड होगी, ये जंप करेंगे, हायर एनर्जी में जाएंगे, या तो फिर ये एनर्जी जो है
तो अब देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, या तो हम कोई h अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इज इक्वल टू h है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। और इससे जो लाइंस आती हैं वो हमारी क्या आती हैं, डार्क लाइंस आती हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि जब ये एक्साइटेड लेवल पे है तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है सम अमाउंट ऑफ और वापस आ जा रहा है, तो ये जो अमाउंट ऑफ रिलीज हो रहा है तो इससे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ेंगे वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी जो लाइंस आएंगी वो कैसे आएंगी, ब्राइट लाइंस आएंगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एक्चुअली में प्रैक्टिकली करें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, पर कोशिश करिएगा समझने का, ठीक है। ये आपका बेसिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से उनके मॉलिक्यूल्स देखेंगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ होता है आपका सिलेक्शन रूल। अभी मैंने बताया ना अलग अलग एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड हैं, तो कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल तक वो जंप कर सकता है, वो सारे के सारे हम लोग पढ़ते हैं किसमें, सिलेक्शन रूल में। कहीं से कहीं भी जंप नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे, कल से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।